तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो था AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, है ना। तो एक बार पहले गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या बातें पढ़ी थी उसके अंदर। तो सबसे पहले तो हमने उसके अंदर ये पढ़ा था कि ये सभी नॉन SMCs के लिए मैंडेटरी होता है, बाकी जो लेवल 2 लेवल 3 एंटिटीज़ होगा उनको सिर्फ हम एनकरेज करते हैं। बाकी इसमें मेन मुद्दा ये था कि जैसे कोई भी डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट है जिसको हम सेगमेंट बोल रहे हैं, तो या तो वो बिजनेस सेगमेंट हो सकता है या जोग्राफिकल सेगमेंट हो सकता है। अब उनको पहचानने के लिए कुछ फैक्टर्स दे रखे थे जो मतलब जेनरिक हैं, जिनके आधार पे हम देख सकते हैं कि ये एक डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट है, तो वो बिजनेस सेगमेंट या जोग्राफिकल सेगमेंट किसी भी रूप में हो सकता है। फिर AS17 ने मेन मुद्दा ये बताया था कि कोई भी बिजनेस सेगमेंट या कोई भी जोग्राफिकल सेगमेंट अगर है तो वो रिपोर्टेबल होगा कि नहीं होगा, ये हमें मेन चीज़ आइडेंटिफाई करनी थी। तो उसके लिए हमने 5 टर्म्स को समझना था। एक था सेगमेंट रेवेन्यू, जिसपे हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली बातों को नहीं लेना, यानी कि जितनी भी ऑर्डिनरी एक्टिविटियों से चीज़ें हो सकती हैं वो लेनी है ना। फिर इसी तरह दूसरा था सेगमेंट एक्सपेंस, तो उसमें भी हमें मेनली जो हमारे सेगमेंट के ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो लेने, और जो दूसरे तरह के खर्चे होंगे उनको नहीं लेना, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, इंटरेस्ट का खर्चा हो, लॉस ऑन सेल हो, इनको हमें नहीं कंसिडर करना। फिर था सेगमेंट रिजल्ट, जिसका मतलब था प्रॉफिट या लॉस, सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंस। फिर थे सेगमेंट एसेट्स, जिसके अंदर हमें इनकम टैक्स वाले एसेट को नहीं लेना, या कोई जनरल फिक्स्ड एसेट है हेड ऑफिस का वो नहीं लेना। और इसी तरह सेगमेंट लाइबिलिटीज़, जिसके अंदर हमें इनकम टैक्स वाली लाइबिलिटीज़ को नहीं लेना, और कोई जनरल हेड ऑफिस की लाइबिलिटी है तो उसको नहीं लेना। तो 5 चीज़ें इसमें कवर हो गई थी। फिर हमको मेन चीज़ जो याद रखनी थी, क्वान्टिफाइबल लिमिट्स, कि हम किसको रिपोर्टेबल सेगमेंट कहेंगे। तो उसमें यह था कि अगर हमारा रेवेन्यू बाहर वालों को बेच के या इंटरनली बेचकर 10% या उससे ज़्यादा हो जाता है ऑफ द टोटल रेवेन्यू, तो आप रिपोर्टेबल हो। या आपके सारे जो रिजल्ट्स हैं, मतलब प्रॉफिट या लॉस, वो कंपनी के मतलब टोटल प्रॉफिट या लॉस विच एवर इज़ हायर के 10% से ज़्यादा या बराबर हैं, तो भी आप रिपोर्टेबल हो। और इसी तरह आपके अगर एसेट्स टोटल एसेट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स के 10% से ज़्यादा या बराबर हैं, तो भी आप रिपोर्टेबल हो। बाकी एक बड़ा ही स्पेशल चीज़ थी कि अगर टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू जो है एंटरप्राइज का, वो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को एलोकेट करने के बाद 75% से कम रह जाता है, तो फिर हम ऐसे में एडिशनल सेगमेंट्स को भी हम रिपोर्टिंग ही मान लेंगे। अच्छा, उसके बाद था कि भाई सेगमेंट हमने रिपोर्टेबल मान लिया, तो अगर पिछले साल माना तो करंट ईयर में भी बाय डिफ़ॉल्ट उसको हम मान के चलेंगे। बाकी खैर मेन चीज़ ये थी कि हमारा जो बिज़नेस सेगमेंट होता है उसके लिए हम एक प्राइमरी फॉर्मेट यूज़ करेंगे, जोग्राफिकल सेगमेंट के लिए हम सेकेंडरी फॉर्मेट यूज़ करेंगे। प्राइमरी फॉर्मेट में हमें ये सब चीज़ें दिखानी होती हैं, और सेकेंडरी फॉर्मेट में हमें ये सब चीज़ें दिखानी होती है, जो हम अभी एक क्वेश्चन में कवर करेंगे मेनली, है ना। बाकी अदर डिस्क्लोजर ये कि अगर कुछ और बातें शो करनी है तो शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके क्वेश्चंस हम करके फिर मतलब देखेंगे कि क्या क्या बातें हैं। चलो, तो पहले हम इसका क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन 1, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ स्पोर्ट्स लिमिटेड गिव द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग इट्स 6 सेगमेंट्स। तो हमारे चीफ अकाउंटेंट ने कुछ डेटा दिया है, हमारे टोटल 6 सेगमेंट्स हैं, ठीक है। क्या क्या? सेगमेंट एसेट्स MNOPQR, तो 6 सेगमेंट्स हैं, ये सेगमेंट्स के नाम हैं, और फिर टोटल। इसी तरह सेगमेंट रिजल्ट्स दे रखे हैं 6 के 6 सेगमेंट्स के। रिजल्ट का मतलब है प्रॉफिट या लॉस, तो N को ब्रैकेट में दे रखा है 190 और Q को ब्रैकेट में दे रखा है 190, तो मतलब लॉस हो गया। और सेगमेंट रेवेन्यू हमको दे रखा है सबका ये और टोटल दे रखा है। द चीफ अकाउंटेंट इज ऑफ द ओपिनियन, अब चीफ अकाउंटेंट कह रहा है कि द सेगमेंट M and N alone should be reported, is he justified in his view, discuss, है ना। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि क्या खाली M और N ही रिपोर्टेबल हैं, क्या बाकी रिपोर्टेबल नहीं है। तो पहले तो हमें जो मतलब
कानून हमने पढ़ा था क्वांटिफाइबल लिमिट का, वो एग्ज़ाम में बता देंगे 10% का, तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले एसेट्स का नियम चेक कर लेते हैं। तो एसेट्स में हमारे टोटल एसेट्स जो हैं वो है 200 के। तो अगर किसी भी सेगमेंट के 20 या उससे ज़्यादा के एसेट्स होंगे तो वो रिपोर्टेबल माना जाएगा, क्योंकि 10% है लिमिट, है ना, कि अगर किसी भी सेगमेंट का एसेट 10% और मोर ऑफ द टोटल एसेट होगा तो वो रिपोर्टेबल बन जाएगा। तो अब 20 या उससे ज़्यादा जो है वो किस किस के एसेट्स हैं? एम के, एन के, ओ के, पी के 20 हैं और क्यू के 20। आर को कंसिडर नहीं करेंगे। तो पहली कंडीशन के मुताबिक, एसेट की कंडीशन के मुताबिक, जिन जिन को हमने येलो कलर कर रखा है वो सारे रिपोर्टेबल बन जाएंगे। दूसरी कंडीशन होती है रिजल्ट्स की। अब रिजल्ट की कंडीशन को बड़े ध्यान से समझते हैं। रिजल्ट की कंडीशन में हमने ये पढ़ा था कि कुछ सेगमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें प्रॉफिट हो रहा होगा, कुछ सेगमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें लॉस हो रहा होगा। तो पहले हम प्रॉफिट्स वाले देखते हैं। तो अगर हम प्रॉफिट्स वाले सेगमेंट देखेंगे तो एम को प्रॉफिट हुआ 50, ओ को प्रॉफिट हुआ 10, पी को प्रॉफिट हुआ 10 और आर को प्रॉफिट हुआ 30। तो एब्सोल्यूट अमाउंट प्रॉफिट का हो गया 100। फिर अगर हम लॉस वाले सेगमेंट्स को देखें तो एन को लॉस हुआ 190, क्यू को लॉस हुआ 10। तो हमारे एब्सोल्यूट लॉस की वैल्यू है 200। तो लिमिट चेक करने के लिए हम दोनों में से लेते हैं विच एवर इज हायर। तो लिमिट चेक करने के लिए, टू चेक द लिमिट, वी विल टेक 200 एज एब्सोल्यूट वैल्यू। अब लिमिट क्या है कि सेगमेंट रिजल्ट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 10% ऑफ ये। तो अगर हम 200 का 10% निकाल लें तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो अगर किसी भी सेगमेंट का रिजल्ट चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे हम फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो एब्सोल्यूट वैल्यू 20 से ज़्यादा है तो वो रिपोर्टेबल हो जाएगा। तो अब जैसे हम देखते हैं एम का भी 20 से ज़्यादा है, एन का भी 20 से ज़्यादा, मतलब एब्सोल्यूट में 190 है, ओ का नहीं है, पी का नहीं है, क्यू का भी नहीं है, आर का है। तो रिजल्ट्स वाली क्राइटेरिया के हिसाब से एम, एन और आर ये तीनों रिपोर्टेबल हो जाएंगे रिजल्ट्स वाले क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है, क्लियर हो गया। और तीसरा कंडीशन थी रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कितना होना चाहिए? 1200 टोटल है तो 10% मतलब हो गया 120। तो अगर किसी भी सेगमेंट का रेवेन्यू 120 या उससे ज़्यादा होगा तो फिर वो रिपोर्टेबल हो जाएगा। तो एम, एन, बस। तो रेवेन्यू वाली कंडीशन के मुताबिक सिर्फ एम और एन जो है रिपोर्टेबल है। तो मुझे लगता है कि जो उनका चीफ अकाउंटेंट है शायद वो खाली रेवेन्यू की कंडीशन को देख के कह रहा होगा कि एम और एन रिपोर्टेबल है, जबकि वो गलत है क्योंकि एसेट वाली कंडीशन के हिसाब से एम, एन, ओ, पी, क्यू भी हैं और रिजल्ट वाली कंडीशन के हिसाब से एम और एन तो ही हैं, आर भी है। तो टेक्निकली देखा जाए तो सारे ही सेगमेंट्स रिपोर्टेबल हो गए, कोई ना कोई किसी ना किसी कंडीशन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में हम इसका आंसर कैसे लिख लेंगे? पहले तो पूरा रूल बताएंगे एज पर ए 17 जो हमारी कंडीशंस होती हैं, है ना, रिजल्ट वाली भी, एसेट वाली भी, वो एडिशनल रेवेन्यू वाली भी 75% वाली, है ना, 3 कंडीशंस वो। और फिर हम बताएंगे कि रेवेन्यू के बेसिस पर यानी टर्नओवर के बेसिस पे एम और एन रिपोर्टेबल हैं, रिजल्ट के क्राइटेरिया के बेसिस पर एम, एन और आर रिपोर्टेबल हैं जो हमने निकाला, और एसेट के बेसिस पे सारे ही सेगमेंट मतलब पी, क्यू, बस आर को छोड़ के सारे सेगमेंट्स रिपोर्टेबल हैं। तो हमने जो 3 क्राइटेरियाज वो लगा के कैलकुलेट करके आइडेंटिफाई करा वो हमें बताना पड़ेगा, और फाइनल कंक्लूजन बन जाएगा कि सिंस सारे ही सेगमेंट किसी ना किसी कंडीशन में कवर्ड हो रहे हैं तो इसीलिए सारे ही सेगमेंट जो हैं वो रिपोर्टिंग सेगमेंट्स माने जाएंगे। तो चीफ अकाउंटेंट का ओपिनियन जो है वो गलत हो गया। इसके बाद इलस्ट्रेशन 2
ए कंपनी हैज़ एन इंटर सेगमेंट ट्रांसफ़र प्राइजिंग पॉलिसी ऑफ चार्जिंग एट कॉस्ट लेस 10%। इसका मतलब है कि एक कंपनी की इंटर सेगमेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी है कि भाई हम अगर एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को ट्रांसफ़र करेगा तो हम कॉस्ट से 10% कम लेंगे। द मार्केट प्राइस आर जनरली 25% अबव कॉस्ट। लेकिन अगर ये बाज़ार में बेचते हैं जब, तो उल्टा कॉस्ट में 25% जोड़ के बेचते हैं मुनाफे पर ऑब्वियसली। तो मतलब ये है कि जब हम आपस में बेचेंगे तो कॉस्ट से 10% उल्टा कम पे बेच देंगे, लेकिन बाहर अगर बेचेंगे तो कॉस्ट से 25% ज़्यादा पर बेचते हैं। इज़ द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कंपनी करेक्ट? तो वो बस ये पूछ रहे कि क्या कंपनी की जो पॉलिसी है वो करेक्ट है कि नहीं। तो देखो, हमने एक पॉइंट में कवर करा था, अभी आपको दिखाऊंगा कि अगर कोई भी कंपनी, और हम खासकर सेगमेंट की बात करें, तो सेगमेंट्स अगर आपस में कोई भी प्राइसिंग पॉलिसी रखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। हाँ, अगर वो बाई चांस हमें लगता है कि इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है तो हम डिस्क्लोज कर देंगे इस बात को। अदरवाइज एक बार देखो इसका आंसर पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है कि एज पर AS 17 requires that inter-segment transfers should be measured on the basis that the enterprise actually used to price these transfers. The basis of pricing inter-segment transfers and any change therein should be disclosed in the financial statement. कंपनी को बस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमारी इंटर सेगमेंट प्राइसिंग जो है उसकी क्या पॉलिसी है, और अगर उसमें कोई चेंज करा तो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हेंस द एंटरप्राइज कैन हैव इट्स ओन पॉलिसी फॉर प्राइसिंग। अब एंटरप्राइज की अपनी पॉलिसी हो सकती है, वो तो उनकी मर्जी है कि वो कॉस्ट से 10% कम पर बेच रहे हैं, 20% कम पर बेच रहे हैं, वो उनकी मर्जी है। तो यही देखो लिखा है, हेंस इंटर सेगमेंट ट्रांसफर्स मे बी बेस्ड ऑन कॉस्ट, बिलो कॉस्ट और मार्केट प्राइस, किसी पर भी वो कर सकते हैं। हाउएवर विच एवर पॉलिसी इज फॉलोड द सेम शुड बी डिस्क्लोज्ड एंड अप्लाइड कंसिस्टेंटली। जो भी पॉलिसी वो फॉलो करेंगे उसको बस कंसिस्टेंटली फॉलो करें। देयरफॉर इन द गिवन केस इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कंपनी इज करेक्ट। तो इसीलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कंपनी ये पॉलिसी फॉलो कर सकती है, वो इनका इंटरनल मैटर है। बस जो भी पॉलिसी वो फॉलो करेंगे उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करें और वो डिस्क्लोज कर दें। तो ये इसमें कीवर्ड्स हो गए बस जो एग्ज़ाम में लिखने रहेंगे। तो समझ आ गया? उसके बाद इलस्ट्रेशन 3, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी एक स्टार लगा लेना। इसमें लिखा है मेसर्स XYZ लिमिटेड हैज़ 3 सेगमेंट्स। इसके 3 सेगमेंट्स हैं कंपनी के, नेमली X, Y एंड Z। द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी आर 10 करोड़ रुपए। ठीक है। सेगमेंट X हैज़ 2 करोड़, कॉमा सेगमेंट Y हैज़ 3 करोड़ एंड सेगमेंट Z हैज़ 5 करोड़। तो ऐसे लिख लेता हूँ। तो इस कंपनी के 3 सेगमेंट्स हैं। X की एसेट्स है 2 करोड़ की, Y की हैं 3 करोड़ की, Z की हैं 5 करोड़ की। तो टोटल कितने हो गए? 10 करोड़ की। अब वो कह रहा है इसमें डेफर्ड टैक्स एसेट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ ईच सेगमेंट। अब हर सेगमेंट के अपने अंदर एक टैक्स एसेट्स हैं। X के अंदर हैं 0.5, तो हम इस 0.5 को क्या कर देंगे? हटा देंगे, क्योंकि हमको यही पता है। तो X के एसेट माने जाएंगे 1.5 करोड़। Y में है 0.40, तो Y के एसेट्स माने जाएंगे 2.6 करोड़। और Z में है 0.3, तो Z के एसेट्स माने जाएंगे 4.7। तो उस हिसाब से टोटल एसेट्स कितने माने जाएंगे? अगर हम निकालें 8.8। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें टैक्स एसेट्स नहीं लेने। तो हम ये मानेंगे कि कंपनी के टोटल एसेट्स हैं 8.8, जिसमें X के हैं 1.5, Y के हैं 2.6 और Z के हैं 4.7। तो अकाउंटेंट कंटेंट्स दैट ऑल द 3 सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। अकाउंटेंट कह रहा है कि तीनों ही सेगमेंट्स रिपोर्टेबल है, तो कह रहा है टिप्पणी करें। तो कैसे हो जाएगा कंडीशन चेक? टोटल एसेट्स हैं 8.8,
तो टोटल एसेट्स का अगर हम 10% निकालें तो 0.88। तो अगर किसी भी सेगमेंट के एसेट्स 0.88 या उससे ज़्यादा होंगे तो रिपोर्टेबल हो जाएगा। तो x के भी उससे ज़्यादा हैं, y के भी उससे ज़्यादा हैं और z के भी उससे ज़्यादा। सही, तो बिल्कुल सही है, तो वो रिपोर्टेबल है ना। तो जैसे एक बार देख लेते हैं आंसर का स्ट्रक्चर। तो देखो पहले तो हमने यही बताया कि जो रिवाइज टोटल एसेट्स हैं वो हो गए 8.8 करोड़ के, जिसमें x के हैं 1.5 करोड़, y के हैं 2.6 करोड़ और z के हैं 4.7 करोड़। तो क्योंकि सारे ही सेगमेंट्स जो हैं वो 10% से ज़्यादा ऑफ द टोटल एसेट्स होल्ड कर रहे हैं, तो इसीलिए सारे ही सेगमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, रिपोर्टेबल होंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन बने, ठीक है ना, सही। अब इसके बाद जो है हमारा इलस्ट्रेशन 4 ये करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें एक ही क्वेश्चन है लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस पर आप C या 100% लिख सकते हो, मतलब ये एग्ज़ाम के लिए ज़रूर करके जाना है। और इसी में हम सेगमेंट रिपोर्ट बनाना भी सीख लेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों फॉर्मेट हो जाएंगे। बाकी एक बार पहले क्वेश्चन पूरा गो थ्रू कर लेते हैं कि किस प्रकार से चल रहा है। तो इसमें लिखा है प्रिपेयर ए सेगमेंट रिपोर्ट फॉर पब्लिकेशन इन डाइवर्सिफायर्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द कंपनी, 3 डिविजन्स एंड द हेड ऑफिस। तो इसका मतलब है कि इस कंपनी के 3 डिविजन्स हैं, ठीक है। फॉर्जिंग शॉप डिवीजन, ठीक है, ये एक हेडिंग दली हुई है क्योंकि थोड़ा इटैलिक्स में लिखा है। इसके अलावा ब्राइट बार डिवीजन, ये एक डिवीज़न होगा, और फिटिंग डिवीज़न। तो इस कंपनी के 3 डिवीजन्स हैं, नाम दे देते हैं ऐसी शॉर्ट में F, B और तीसरे का FI कर देते हैं, फिटिंग। तो 3 डिवीजन्स हो गए कंपनी के। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो पहला डिवीज़न है देखो वो क्या कर रहा है, सेल्स टू ब्राइट बार डिवीज़न। तो इसका मतलब ये तो इंटरनल सेल हो गई, इसने इसको बेचा। अदर डोमेस्टिक सेल्स, अदर डोमेस्टिक सेल मतलब इसने बाकी कस्टमरों को बाहर बेचा होगा एक्सटर्नली। और एक्सपोर्ट सेल्स, ये उसने एक्सपोर्ट कर दिया होगा। तो इसकी टोटल सेल हो गई 10,800। इसी तरह ब्राइट बार डिवीज़न, ब्राइट बार डिवीज़न ने सेल्स टू फिटिंग डिवीज़न, इसने इसको बेचा होगा, ये तो इंटरनल सेल हो गई। और बाकी इसने एक्सपोर्ट कर दी सेल टू रवांदा, बाहर बेच दिया होगा 300 का, टोटल सेल होगी 345। और फिटिंग डिवीज़न ने बस मालदीव्स में ही एक्सपोर्ट करा है 270 का, तो इसका अपना सिंपल है। तो ये इन सब की सेल आ गई। अब कह रहा है पर्टिकुलर्स और बातें बता रहा है, हेड ऑफिस, उसके बाद F डिवीज़न, B डिवीज़न और फिटिंग डिवीज़न। तो ये तीनों डिवीज़न का ब्रेकअप हो गया। तो सबसे पहले लिखा है प्री टैक्स ऑपरेटिंग रिजल्ट। तो प्री टैक्स ऑपरेटिंग रिजल्ट का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिंपल भाषा में, और प्री टैक्स मतलब टैक्स देने से पहले। तो 240, 30 और उसका 12 रुपये का नुकसान होगा। हेड ऑफिस कॉस्ट एलोकेटेड, रीएलोकेटेड। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, हेड ऑफिस कॉस्ट रीएलोकेटेड। अब जैसे मान लो हेड ऑफिस का ना कोई खर्चा आया 144 रुपये का आया होगा, मान लो लेट से। अब ये खर्चा उसको अपने तीनों डिवीज़न पर एलोकेट करना है किसी भी चीज़ का। अब वो हमें नहीं बताया उसने कि किस चीज़ का है, मान लेते हैं जगह का है, रेंट है। अब फोर्जिंग डिवीज़न जो होगा उसने 2 गुना ज़्यादा जगह ले रखी होगी, तो उसने क्या करा, इसको 72 इस पर एलोकेट कर दिया, और बाकी दोनों पे 36 कर दिया। तो वो इस तरह से बता रहा है। तो इसका नाम पड़ गया हेड ऑफिस कॉस्ट रीएलोकेटेड। तो ये खर्चे आ गए तीनों डिवीज़न पे। फिर दे रखा है इंटरेस्ट कॉस्ट। ये तो इन्होंने अपना जो भी इंटरेस्ट पे करा होगा, 6 रुपये, 8 रुपये, 2 रुपये, वो आ गए। तो ये हो गए आपके मतलब प्रॉफिट और 2 खर्चे। फिर उसने हमें एसेट्स की जानकारी दे रखी है, फिक्स्ड एसेट्स। हेड ऑफिस के अपने हैं, तीनों सेगमेंट्स के अपने हैं। करंट एसेट्स हेड ऑफिस के अपने हैं, तीनों सेगमेंट्स के अपने हैं।
लाइबिलिटीज़ हेड ऑफिस की अपनी है, तीनों सेगमेंट्स की अपनी है, ठीक है ना। तो ये उसने जानकारी दे रखी है बस। तो अब हमें बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सेगमेंटल रिपोर्ट बनानी है। तो अब सेगमेंटल रिपोर्ट के लिए बेसिकली हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक तो प्राइमरी फॉर्मेट में पहले तो हम तीनों डिविजन्स का बनाएंगे, बिजनेस सेगमेंट्स का, और फिर सेकेंडरी फॉर्मेट में ज्योग्राफिकल वे में भी दिखा देंगे। तो वो कैसे बनाना है वो मेरे साथ साथ बनाते रहते हैं, साथ साथ ही आपको सिखाता रहूँगा। तो आप इसमें लिखना सॉल्यूशन। तो पहले हम बना लेते हैं अपनी जो प्राइमरी फॉर्मेट वाली है सेगमेंटल रिपोर्ट, हेडिंग डाल देते हैं सेगमेंटल रिपोर्ट, रुपी इन थाउजेंड्स। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, उसके बाद जो हमारे डिविजन्स हैं या जिनको आप कह लो सेगमेंट्स हैं, तो एक है फॉर्जिंग सेगमेंट, ब्राइट बार और फिटिंग। उसके अलावा चौथा कॉलम फॉर्मेलिटी के लिए होता है, इसका नाम है इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन। जो ये एक दूसरे को बेचा होगा इन्होंने वो हटा देंगे, क्योंकि जब हम टोटल शो करेंगे तो ये एक दूसरे वाला नहीं उसमें प्रभाव पड़ेगा। तो इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन, और लास्ट में आ जाता है कंसोलिडेटेड टोटल। तो ये इस तरह से सेगमेंटल रिपोर्ट बनती है। तो डिविजन्स जितने भी होंगे सारे पहले का सबका नाम आ जाएगा, फिर इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन कॉलम आ जाता है और फिर हम टोटल शो कर देते हैं। इस तरह से बनता है। तो एक बड़ा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। तो मेनली इसमें हमें सारी जानकारी दिखानी है जो उसने दी है। उसने पहले सेल्स दी थी, मतलब एक बार अगर आपको दिखाऊं, उसने हमें पहले तीनों की सेल्स दे रखी हैं, फिर नीचे खर्चे दे रखे हैं। तो सेल मतलब हो गया रेवेन्यू, खर्चे हो गए खर्चे, सेल में से खर्चे माइनस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, और फिर लास्ट में एसेट दिखा देंगे, लायबिलिटी दिखा देंगे। तो हमें यही चार चीज़ें दिखानी होती है मेनली। तो हम इसके रेवेन्यू दिखा देंगे, एक्सपेंस दिखा देंगे, रिजल्ट दिखा देंगे, एसेट दिखा देंगे और लायबिलिटी दिखा देंगे। पांच चीज़ें जो हैं वो इसी ऑर्डर में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे सेगमेंट रेवेन्यू, ठीक है। इसको चाहे आप हाईलाइट कर लेना कि हम सबसे पहले रेवेन्यू कवर कर लेते हैं कि भाई सेगमेंटों का रेवेन्यू क्या है। सेगमेंट रेवेन्यू, तो सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं डोमेस्टिक सेल्स, ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स। तो अब तीनों ने क्या क्या डोमेस्टिक सेल करी है वो फिगर देख लेते हैं, अगर कर रखी होगी तो। अब डोमेस्टिक सेल सिर्फ फॉर्जिंग नहीं कर रखी है 90 रुपए की, बार ने भी नहीं करी और फिटिंग ने भी नहीं करी। तो डोमेस्टिक सेल्स में लिख लेते हैं 90 0 0, ये कुछ है नहीं, टोटल आ गया 90। उसके बाद एक्सपोर्ट्स, विदेशों में कितना बेचा। फॉर्जिंग ने करा है 6135, ब्राइट ने करा है 300 और फिटिंग ने करा है 270। तो 6135, 300 और 270, ये कुछ है नहीं, तो टोटल आ गया 6705। तो अब हम क्या शो करते हैं कि इसका मतलब
जो हमने डोमेस्टिकली बेचा और जो हमने एक्सपोर्ट करा, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल सेल्स। इसे बोला जाता है एक्सटर्नल सेल्स, कि जो हमने बाहर वालों को बेचा है ना। तो वो हम टोटल कर लेते हैं सेगमेंट बाई सेगमेंट। तो 90 और ये हो गया 6225, 300, 270, ये कुछ है नहीं, और 6795। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेल्स, है ना। क्योंकि पता होना चाहिए ना कि भाई सेगमेंट जो है वो बाहर के लोगों को बेच के क्या कमा रहा है, और फिर हम इसके नीचे शो करते हैं जो इसने अपनों को बेचा, यानी कि हाँ, इंटर सेगमेंट सेल्स, इंटर सेगमेंट सेल्स। तो वो देख लेते हैं। अब फॉर्जिंग ने बार को बेचा था 4575 का, और बार ने फिटिंग को बेचा था 45 का। तो ये दोनों लिख लेंगे। तो इसने बेचा था 4575 का, और बार ने बेचा था 45 का। इसने बेचा नहीं था 0। अब ये जो इन्होंने एक दूसरे को बेचा, तो अब ये हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ये टोटल कितना हो गया 4620, है ना। तो टोटल में कंसोलिडेटेड में कुछ नहीं आएगा। ये मतलब है कि भाई आपने तो ये एक दूसरे को बेचा है, हाँ, तो वहां पे हट जाएगा। फिर अब देखो अगला बन जाएगा, इसका नाम हो गया टोटल रेवेन्यू। तो दिस इज टोटल रेवेन्यू। तो अब इस सेगमेंट का जोड़ लो, एक्सटर्नल सेल और इंटर सेगमेंट सेल कितनी आएगी 10, 800, ठीक है, 345, 270। अब ये तीनों तो सेल हो गई, लेकिन उसमें से 4620 तो कट जाएगी, तो वो तो मतलब एज इट इज लिख रहे हैं 4620। तो इसका मतलब जो कंसोलिडेटेड सेल होगी या रेवेन्यू होगा वो होगा 6795 ही होगा, बाय डिफॉल्ट वही आएगा। और अगर आप इन तीनों को जोड़कर उसमें से 4620 माइनस करोगे तो वही बनेगा ऑटोमेटिक। तो ये सेगमेंट वाइज रेवेन्यू आ गया। तो मतलब पहला सेगमेंट कहेगा मेरा रेवेन्यू 10800 है ना, वो देखो है भी, ये रहा पहले सेगमेंट का 10800। दूसरा सेगमेंट कहेगा मेरा 345, और तीसरा सेगमेंट कहेगा मेरा 270। लेकिन हाँ, जब कंपनी कंसोलिडेट करके बताएगी तो वो 6795 बताएगी, कि वो ये शो करेगी यार 4620 तो आपस में कट गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम इसको इसी ऑर्डर में दिखा देते हैं। तो ये हो गया हमारा सेगमेंट रेवेन्यू। ठीक है, इसको टोटल कर लेते हैं चाहे। फिर इसके नीचे हम लिख सकते हैं सेगमेंट रिजल्ट, वो हमें गिवन थे, ये सेगमेंट रिजल्ट मतलब ये रहे। उसने दे रखा था कि टैक्स देने से पहले हमारा क्या रिजल्ट है, ऑपरेटिंग रिजल्ट, और हमें ऑपरेटिंग रिजल्ट ही चाहिए होता है। तो कितना दे रखा है 240, 30 और -12। तो ये हम एज इट इज लिख लेंगे 240, 30 और उसका -12। तो उसको ब्रैकेट में शो कर देते हैं। तो कंसोलिडेटेड कितना हो गया 258, वो बाहर लिखते हैं 258। अब उसके बाद उसने दे रखे हैं खर्चे, हेड ऑफिस कॉस्ट रीएलोकेटेड। तो अब देखो ये हेड ऑफिस कॉस्ट रीएलोकेटेड का मतलब है कि ये 72, ये 36, ये 36, ये इसका मतलब अगर उसने रीएलोकेट करें अलग अलग डिवीज़न पर, तो दैट मीन्स हेड ऑफिस का टोटल खर्चा कितना आया होगा 144, है ना। तो अब हम इसको कैसे शो करते हैं कि भाई हमने सेगमेंट के तो रिजल्ट बता ही दिए, लेकिन जो हेड ऑफिस है उसके में लिखेंगे। तो इसको लिख देते हैं हेड ऑफिस एक्सपेंस
और वहाँ शो कर देंगे कितना था 144 खर्चा, उस पर स्टार लगा देता हूँ। तो ये 144 आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे आया, हेड ऑफिस का एक्सपेंस, या ब्रैकेट में यहाँ शो करके दिखा देता हूँ, जो उसने रीएलोकेट कर दिया था अपने तीनों डिविजन्स को, तो 72, 36 और 36। तो हेड ऑफिस का खर्चा जो है वो कंसोलिडेटेड में हम माइनस करके शो करेंगे कि भाई ये हेड ऑफिस आपका खर्चा है। तो अब हमारा मतलब कितना बन जाएगा इसका टोटल, खाली कंसोलिडेटेड का, बाकियों को तो एज इट इज छोड़ देंगे, 114। ठीक है ना, बाकी इनका एज इट इज लिख लेते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि उसने हमें ऑपरेटिंग रिजल्ट ही दे रखा था। तो सेगमेंट ए का 240 ही, सेगमेंट बी का 320 ही, सेगमेंट सी का 12 ही, और कंसोलिडेटेड जो होगा वो खर्चे के बाद 114, है ना। तो इसका मतलब हमारे पहले 2 पॉइंट कवर हो गए। तो ऑपरेटिंग रिजल्ट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और हेड ऑफिस का खर्चा हमने कंसोलिडेट में से माइनस कर दिया, तो यहाँ तक हम पहुँच गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। फिर होता है इंटरेस्ट कॉस्ट। अब इंटरेस्ट कॉस्ट हमने जब वो फॉर्मेट में कॉन्सेप्ट लिखा था तो उसमें हमने लिखा था कि इसको अलग शो करते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट को ये हमें अलग से शो करके बताना पड़ता है। तो हम नीचे हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट। अब इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है देखो, 6, 8 और 2, तो 6 और 8 14, 14 और 2 16। तो अब ये 16 रुपये हेड ऑफिस अपने खर्चे में अलग से दिखा देगा, क्योंकि सेगमेंट के खर्चों में हम इंटरेस्ट का खर्चा नहीं लेते, लिखा था ना सेगमेंट एक्सपेंस में हम कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा नहीं लेंगे, कोई भी इंटरेस्ट का खर्चा नहीं लेंगे, कोई भी जनरल खर्चा नहीं लेंगे जो हेड ऑफिस वाला होता है। तो इसीलिए हम इन तीनों में नहीं लिखेंगे, लेकिन कहाँ से माइनस करके शो कर देंगे, कंसोलिडेटेड में से। तो इंटरेस्ट कॉस्ट 16, इस पर भी स्टार लगा देता हूँ, बाकी ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये 16 कैसे आ रहा है, 6, 8 और 2, क्योंकि ये हम सेगमेंट के में नहीं शो करते, है ना। तो बस उसमें से ही माइनस कर देंगे। तो अब जो हमारा आंसर आया उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्स, क्योंकि सारे खर्चे माइनस हो गए। तो सेगमेंट का तो वही चलता रहेगा, लेकिन हेड ऑफिस का बन गया 98। बस टैक्स इसमें कोई दे नहीं रखा, अगर मान लो टैक्स दे रखा होता तो वो भी हम किस में से ही माइनस कर देते, हेड ऑफिस में से, कंसोलिडेटेड में से, ठीक है ना। तो इसको आप मतलब क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ तक हमारा प्रॉफिट का कार्यक्रम समाप्त हो गया। अब उसने हमें दे रखा था, एसेट्स बता रखे थे और लाइबिलिटियाँ बता रखी थी, तो वो लिख लेते हैं। तो पहले हम एसेट्स शो करेंगे, तो अब हमारी हेडिंग बन जाएगी सेगमेंट एसेट्स। सेगमेंट एसेट्स। तो सेगमेंट एसेट्स में उसने जो जो भी चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। तो फिक्स्ड एसेट दे रखे हैं एक तो 360 और 180, तो ऐसे लिख लेते हैं सेगमेंट एसेट्स के नीचे फिक्स्ड एसेट्स 360 और 180। तो कंसोलिडेटेड कितना आ गया 540, तो वो पहले वो लिख लेते हैं 540। दूसरे उसने दे रखे थे नेट करंट एसेट्स, $180, 60 और 135। तो 180, 60 और 135, 375, ठीक है। तो पहले हम इनको जोड़ लेते हैं, और तो कोई एसेट दे नहीं रखा,
तो सेगमेंट ए का आ गया 480, बी का आ गया 120, 315 और कंसोलिडेटेड हो गया 915। तो ये तो हो गए जो उसके पास तीनों सेगमेंट्स हैं, उन तीनों सेगमेंट्स के जो एसेट्स हैं उनको हमने जोड़ लिया। अब हेड ऑफिस के पास अपने भी कुछ थे एसेट्स, ब्लू कलर कर देता हूँ। फिक्स्ड एसेट 75 का और नेट करंट एसेट 72 के, है ना, ये उसके हेड ऑफिस वाले के अपने भी थे। तो जो उसके तीनों डिवीजन के थे वो तो कंसोलिडेट हमने लिख ही लिए। अब हम जो उसके खाली खाली अपने थे वो और लिख देते हैं। तो उसको हम नाम देते हैं अनएलोकेटेड एसेट्स ऑफ हेड ऑफिस। अनएलोकेटेड एसेट्स ऑफ हेड ऑफिस। तो 75 के फिक्स्ड एसेट थे, 72 के नेट करंट एसेट थे। तो ये हमें सेगमेंट में तो लिखने नहीं, तो ये तो सीधा किसके हैं, सिर्फ हेड ऑफिस के, कंसोलिडेटेड के। तो 75 और 72 जोड़ लो आप, 147। तो फिर हम ये कह सकते हैं टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स जो हैं वो आ जाएंगे कितने, हेड ऑफिस के 1062। तो ये बेसिकली एसेट्स का प्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके बाद लास्ट दिखा देंगे। अब हम आखिरी क्या बचेगा, सेगमेंट लायबिलिटीज। सेगमेंट लायबिलिटीज। तो सेगमेंट लायबिलिटीज देख लेते हैं क्या क्या दे रखी हैं। सेगमेंट लायबिलिटीज में बस एक ही दे रखी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 30, 15 और 180। तो 30, 15 और 180 पहले लिख लेते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 30, 15 और 180। तो कितना हो गया, 45, 225, 225। तो ये तो हम टोटल कर सकते हैं, क्योंकि और तो कोई है नहीं, तो इनकी 30 ही रहेगी, इसकी 15 ही रहेगी, इसकी 180 रहेगी और ये भी 225 ही रहेगी। तो ये तो हो गई जो कंसोलिडेटेड लायबिलिटी है। लेकिन एक लायबिलिटी हेड ऑफिस वाले की अपनी खुद थी, वो देख लेते हैं। वो थी 57 की, वो उसकी खुद थी, तो वो उसको नाम दे देगा अनएलोकेटेड, हाँ, लायबिलिटीज ऑफ हेड ऑफिस। तो सेगमेंट में नहीं लिखेंगे हम, सीधा टोटल में ही लिख लेंगे 57। हाँ, तो ये आ गई टोटल लायबिलिटीज 282। बस, तो सारी चीज़ें प्रेजेंट हो गई। फिर हम ये रिपोर्ट बंद कर देंगे। तो ये प्राइमरी फॉर्मेट है बेसिकली रिपोर्ट का, तो इसमें सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, तो अब देखो इसमें दोबारा से बता देता हूँ ताकि आपको बातें याद रहें। सबसे पहले लिखा रेवेन्यू। रेवेन्यू में हमको ये ध्यान रखना है कि डोमेस्टिकली जो वो बेच रहे हैं और एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल सेल हो गई, और जो आपस में बेच रहे हैं वो इंटर सेगमेंट सेल हो गई। इंटर सेगमेंट सेल में ही बस एक एलिमिनेशन होगा, वो हट गया। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में रिजल्ट ऑलरेडी दे रखे थे, ये रे प्री टैक्स ऑपरेटिंग रिजल्ट, मतलब ऑपरेटिंग मतलब होता है कि ये एक प्रकार से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटियों से तीनों सेगमेंट क्या कमा रहे हैं। पर मैं ऐसे सब रब कर देता हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है कि अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटियों से ये तीनों ये कमा रहे हैं। अब हेड ऑफिस वाले ने एक कॉस्ट एलोकेट कर रखी है इन पर, ये तो हमको ये याद होना चाहिए। या इसी तरह इंटरेस्ट जो है हेड ऑफिस वाले ने, मान लेते हैं इन पर ये ब्याज भी एलोकेट कर रखा है, लेकिन
जब हम खाली सेगमेंट के एक्सपेंसेस दिखाते हैं, सेगमेंट का रिजल्ट निकालते हैं, तो उसमें हमने यही लिखा है कि उसमें हम कोई भी इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। कोई भी ऐसे जनरल एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय हेड ऑफिस वो नहीं कंसिडर करेंगे। तो इसीलिए इन्हें हम सेगमेंट के खर्चों में नहीं दिखाते, ये ध्यान रखना है। ये सिर्फ कहाँ डिडक्ट हो रहे होंगे, हेड ऑफिस में। इन्हें हम किन के खर्चों में डिडक्ट करेंगे, हेड ऑफिस में, ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर कवर हो रही है कि भाई सेगमेंट रिजल्ट जो उसने दे रखे हैं, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो दे रखे हैं, तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो सेगमेंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो वही रहेगा 240, 30 और 12 लॉस। उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी वही रहेगा 240, 30 और 12 का लॉस, क्योंकि जो खर्चे हैं 144 के वो हेड ऑफिस लेगा, इंटरेस्ट जो है वो भी हेड ऑफिस लेगा, तो हेड ऑफिस का प्रॉफिट 98 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। बाकी एसेट्स तो एज इट इज चिपका दो जिसके जो हैं, और लाइबिलिटीज़ भी एज इट इज चिपका दो जिसकी जो हैं, बस। तो एसेट और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो आपको हमेशा सेगमेंट वाइज वो देगा ही देगा, तो आप सारे सेगमेंट्स की एसेट्स लिख लो, उनका टोटल कर लो हेड ऑफिस में, और जो हेड ऑफिस के अपने एसेट्स होंगे उसे बाद में अलग से जोड़ लो। इसी तरह लाइबिलिटीज़ में जितनी भी सेगमेंट की लाइबिलिटीज़ हैं वो लिख लो, उनको जोड़ लो, और हेड ऑफिस की अपनी लाइबिलिटीज़ को फिर बाद में अलग से लिख लो। तो हमारी इसमें सारी चीज़ प्रेजेंट हो जाती है सेगमेंट रिपोर्ट में, रेवेन्यू, एक्सपेंस, रिजल्ट, एसेट और लाइबिलिटी। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन एक इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि भाई आपको रिपोर्ट बनानी आ जाती है। अब एक छोटी सी रिपोर्ट हमें बनानी पड़ती है ज्योग्राफिकल दिखाने के लिए, तो वो और पहले बना लेते हैं कि वो कैसे बनानी है। वो छोटा सा ही ढांचा है उसका, तो उसमें आप बना लो सेल्स रेवेन्यू, मतलब हेडिंग डाल लेते हैं बाय ज्योग्राफिकल मार्केट, सेल्स रेवेन्यू बाय ज्योग्राफिकल मार्केट। तो पहला कॉलम बना लेते हैं एक्सटर्नल सेल्स, लिख लेते हैं। हेडिंग का नाम है पर्टिकुलर्स, उसके बाद होम पहला कॉलम, और दूसरे कॉलम का नाम एक्सपोर्ट। ब्रैकेट में लिख लो, पहले डिवीजन का नाम क्या था, फॉर्जिंग। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट ब्राइट, और उसके बाद फिटिंग, और इसमें कंसोलिडेटेड टोटल या खाली कंसोलिडेटेड। तो बस इसमें हमें ये बताना है कि भाई जो भी एक्सटर्नल सेल्स हुई है इसमें हम इंटरनल वाली नहीं लेते, मतलब मैं ऐसे लिख के काट देता हूँ कि भाई इसमें हम इंटर सेगमेंट सेल नहीं लेते, क्योंकि उसका कोई ज्योग्राफी से लेना देना नहीं है, वो तो एक बिजनेस सेगमेंट वाली बात हो गई। तो ज्योग्राफी का मतलब होता है कि भाई आप इंडिया में कितना बेच रहे हो, बाहर कितना बेच रहे हो कस्टमरों को, है ना। तो ये मान लो हमारी एक्सटर्नल सेल्स हैं, तो इसमें होम का मतलब हो गया जो आप इंडिया में बेच रहे हो, डोमेस्टिक, और एक्सपोर्ट हो गए कि जो आप विदेशों में बेच रहे हो। तो जितने भी विदेशों में आपने बेचे होंगे उतने कॉलम बनेंगे। तो मान लो अगर हमने 10 कंट्रियों में एक्सपोर्ट करा होता तो 10 कॉलम बन जाते, लेकिन क्योंकि इसमें फोर्जिंग ने भी एक ही कंट्री में बेचा है, ब्राइट ने भी और फिटिंग ने भी, क्योंकि वो क्वेश्चन पढ़ लिया था ना, तो इसलिए हमको मेरे को आइडिया हो गया था। तो जैसे हम ऊपर देखते हैं यहाँ पर, तो अगर हम होम की बात करें, होम घरेलू सेल, घरेलू सेल, अगर आप पूरे क्वेश्चन को, इनकी सेल को एक बार हटा देता हूँ, एनालाइज करो
कि घरेलू सेल्स जो हुई है वो कौन सी हुई है, सिर्फ फॉर्जिंग ने करी है 90 रुपये की, बस पूरे उसमें। बाकी ये इंटर डिवीज़न वाली ये लेनी नहीं, ब्राइट ने भी जो इंटर डिवीज़न वाली करी वो लेनी नहीं, और कोई हुई नहीं है। तो डोमेस्टिक सेल में तो हम होम में तो लिख देंगे 90 रुपये। और जो एक्सपोर्ट्स करें हमने, अब फॉर्जिंग ने एक्सपोर्ट करी देखो 6135, ब्राइट ने कहाँ एक्सपोर्ट करी, रवांडा में 300 की, और फिटिंग ने कहाँ एक्सपोर्ट करी, मालदीव्स में। तो ये हम एक्सपोर्ट में शो करेंगे। तो अगर ये और भी किसी देशों में कर रहे होते तो वो हम मेंशन करते। तो ये ज्योग्राफिकल रिपोर्ट है कि भाई आपका सामान कहाँ कहाँ बिक रहा है, ये बात हो गई ना कि आपका सामान कहाँ कहाँ बिक रहा है। तो हम कह रहे हैं कि इंडिया में ये बिक रहा है, ये इंडिया में बिक रहा है 90 का, ये विदेश में बिका, ये विदेश में बिका, ये विदेश में बिका, और विदेश में कहाँ बिका वो भी बताना है। तो हम इस तरह से इसको रिकॉर्ड करके बस शो कर देंगे रिपोर्ट में। तो होम में तो लिख लेते हैं 90, होम में तो लिख लेते हैं 90। तो 90 रुपये तो हमने घरेलू सेल करी है। बाकी फॉर्जिंग वाले ने कितने की करी थी, 6135। बाकी ब्रैकेट में ना कंट्री हमें पता नहीं है, तो मतलब मैं ऐसी खाली छोड़ रहा हूँ। एग्ज़ाम में अगर वो देश देगा तो उसका नाम लिख लेना। ब्राइट ने कितने रुपए की एक्सपोर्ट करी थी, 300। कहाँ करी थी, नाम लिख लेना, रवांडा। और फिटिंग ने कितने रुपए की एक्सपोर्ट करी थी, 270 की। कहाँ करी थी, मालदीव्स। बस। तो अगर ये और देशों में कर रहे होते तो हम और नाम लिख लेते, ऐसे दिखा देंगे। बाकी टोटल में टोटल आ जाएगा 6795। तो ये एक तरह से ज्योग्राफिकल मार्केट को कवर कर रही है। तो समझ आया ना पॉइंट। तो ये मतलब एक एग्जॉस्टिव क्वेश्चन है एग्ज़ाम के नज़रिए से, जिसमें रिपोर्ट बनाने को आ सकती है। अच्छा ठीक है ना। तो इसकी एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, मेनली AS17 के लिए। बाकी एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही थ्योरेटिकल, वो और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 5। इसमें लिखा है माइक्रोटेक लिमिटेड प्रोड्यूसेस बैटरीज, ये बैटरियाँ बनाती है फॉर स्कूटर, कार, ट्रक एंड स्पेशलाइज्ड बैटरीज, और कुछ और स्पेशलाइज्ड बैटरीज बनाती है फॉर इन्वर्टर एंड UPS। हाउ मेनी सेगमेंट्स शुड इट हैव एंड वाई। तो आप क्या कहोगे कि इसके कितने सेगमेंट्स हैं और क्यों। तो ये बैटरीज बनाती है स्कूटरों के लिए, गाड़ियों के लिए, ट्रकों के लिए, और स्पेशलाइज्ड बैटरीज बनाती है इन्वर्टर्स के लिए और UPS के लिए। तो आप इसके कितने सेगमेंट कहोगे, वो ये पूछ रहा है। तो बताओ कितने सेगमेंट कहेंगे। नहीं, अब इसमें ना जैसे हमें AS ने कुछ कंसीडरेशंस दिए थे ना शुरू में कि क्या देखना चाहिए। तो जैसे जो हम ये गाड़ी, कार और ट्रक के लिए बैटरी बना रहे हैं, तो इसमें हमारा जो कस्टमर होगा वो एक जैसा होगा, या इन तीनों को हम कह सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं। अच्छा, ये बैटरी बनने का प्रोडक्शन प्रोसेस भी सेम होगा, ये बैटरियों को बेचने का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी सेम होगा। तो हम स्कूटर, कार और ट्रक वालों को ये नहीं कह सकते तीन अलग अलग सेगमेंट हैं, है ना। अच्छा, लेकिन जो हम दूसरी स्पेशलाइज्ड बैटरियां बना रहे हैं उनको बनाने का प्रोसेस भी अलग होगा, उनका सेगमेंट भी अलग होगा। ये हमें घरों में बेचने होंगे, इन्वर्टर UPS में लग रहा है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो नहीं होगी। तो मतलब हाँ, तो इसमें हमें ना प्रूडेंटली सोचना है बेसिकली कि कितने सेगमेंट होंगे। तो जैसे इसमें यही दे रखा है, आप सॉल्यूशन में अगर देखोगे तो, कि इन केस ऑफ दिस कंपनी बेसिक प्रोडक्ट इज बैटरीज बट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द बैटरीज फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड द बैटरी फॉर इन्वर्टर एंड UPS आर अफेक्टेड बाय डिफरेंट सेट ऑफ फैक्टर्स। तो ऑटोमोबाइल की बैटरियों पे अलग रिस्क रिवॉर्ड है, इन्वर्टर और UPS की बैटरियों पर अलग रिस्क रिवॉर्ड है। तो वो यही बता रहे हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल वाली जो बैटरीज बना रहे हैं उनको गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट कर सकती है, रोड की कंडीशंस अफेक्ट कर सकती हैं, किस तरह का ऑटोमोबाइल है वो इफ़ेक्ट कर सकता है। जबकि जो आप इन्वर्टर के लिए बैटरीज बना रहे हो
वो घर में कितनी देर बिजली आती है, आप कैसे घर में रहते हो, इन फैक्टरों से इफेक्ट हो सकते, तो दोनों ऑल टुगेदर अलग मार्केट हो गए। तो इसीलिए वो कह रहा है देयरफॉर इट कैन बी सेड कि माइक्रोटेक लिमिटेड हैज़ 2 बिजनेस सेगमेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक को हम कह सकते हैं ऑटोमोबाइल बैटरीज और दूसरे को हम कह सकते हैं इन्वर्टर एंड यूपीएस बैटरीज। तो इसके 2 बिजनेस सेगमेंट माने जा सकते हैं। तो क्लियर हो गया अच्छे से पॉइंट? चलो परफेक्ट। तो ये बेसिकली था A17 का कारा।